आगे है जी अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स अंडर आर्टिकल 18। ये आर्टिकल मेंशन करता है कि टाइटल्स नहीं रहेंगे, टाइटल्स अबॉलिश हो जाएंगे। कौन से टाइटल? पहले तो ये देखो थोड़ा आप कि टाइटल इक्वालिटी के विरुद्ध भी जाता है ये कॉन्सेप्ट टाइटल। तो इस आर्टिकल के अंदर द स्टेट कैन नॉट कन्फर है ना एनी टाइटल ऑन एनी बॉडी। स्टेट किसी के ऊपर कोई टाइटल नहीं दे सकता, वेदर सिटीजन या फॉरेनर हो। हाँ, एक्सेप्शन क्या है? मिलिट्री या एकेडमिक डिस्टिंक्शन, जैसे किसी ने कुछ ज्यादा डिग्रियां हासिल की हैं तो उसको कहा जा सकता है हाँ भी इसके नाम के आगे डॉक्टर लग जाए। पीएचडी की है तो डॉक्टर लग जाता है। और जैसे किसी ने देश के लिए शहीदी दी है, किसी को मिलिट्री डिस्टिंक्शन और कोई है मतलब परम वीर चक्र विजेता, लांस नायक, ऐसे ऐसे टाइटल मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन वाले क्या है एक्सेप्शन है, ये आप लगा सकते हो। ठीक है जी। ए सिटीजन ऑफ इंडिया इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। किसी विदेशी सरकार से आप कोई टाइटल नहीं ले सकते। सिटीजन ऑफ इंडिया किसी विदेशी स्टेट से क्या है कोई टाइटल ग्रहण नहीं कर सकता। ठीक है जी। इफ ए फॉरनर होल्ड्स एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, कोई फॉरनर है पर वो जिस ऑफिस पे है जिस जहां पर नौकरी करता है वो क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, उसको कुछ मुआवजा मिल रहा है, कुछ उसको अच्छा मिल रहा है, उसको आमदन हो रही है। जहाँ कोई ट्रस्ट है जो कि किसके अंदर है स्टेट। आप सिंपल कहो कोई फॉरनर है पर वो नौकरी हमारे इंडिया स्टेट की कर रहा है तो देन ही और शी नीड्स द कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल वो एक्सेप्ट तो कर सकता है पर उसको क्या चाहिए कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। किसकी स्वीकृति? प्रेसिडेंट की। ठीक है जी। इफ ए पर्सन चाहे वो सिटीजन हो चाहे फॉरनर्स हो holds any office of profit or trust under the state, he or she cannot accept any present, emolument or office from है ना or under any foreign state without the consent of the president from any foreign state। किसी भी फॉरेन स्टेट से ना तो वो कोई गिफ्ट ले सकता है, कोई और एमोल्यूमेंट, कोई भत्ता वगैरह या कोई ऑफिस, कोई पोस्ट नहीं ले सकता किसी फॉरेन स्टेट से। कैसे? क्या चाहिए? विदाउट द कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो किसकी स्वीकृति चाहिए? प्रेसिडेंट की। ठीक है जी। तो इंडियन सिटीजन तो प्रोहिबिटेड है पर जो फॉरेनर है उसको प्रेसिडेंट की कॉन्सेंट चाहिए। और जो इंडियन सिटीजन है चाहे फॉरेनर है अगर वो कोई प्रेजेंट अमोल्यूमेंट या ऑफिस लेता है फॉरेन स्टेट से तो वो ऐसा नहीं कर सकता, उसको क्या चाहिए? कॉन्सेंट ऑफ द प्रेसिडेंट चाहिए। ठीक है जी। 10 द हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी। हुआ क्या था ना कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने यहाँ के राजे महाराजाओं को टाइटल्स दिए हुए थे, राय बहादुर, दीवान बहादुर, महाराजा, राज बहादुर। तो ये सब टाइटल्स इनक्वालिटी क्रिएट करते थे। तो ये वाले टाइटल हमने अपने आजाद भारत के संविधान में अबॉलिश कर दिए। 10 द हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी लाइक जैसे महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर वगैरह विच वर कन्फर्ड बाय द कॉलोनियल स्टेट्स, ये अंग्रेजों ने दिए थे इन राजाओं महाराजाओं को, आर बैंड बाय आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 के तहत इनको बैन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। दीज टाइटल्स वर कन्फर्म्ड बाय कॉलोनियल स्टेट्स क्यों? एंड वर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी। जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के ये खिलाफ जाते थे और किन्होंने दिए थे? ब्रिटिश ने, कॉलोनियल स्टेट ने। एक ऐसी स्टेट जिसने हमको गुलाम बनाया था उसने ये टाइटल दिए थे और बराबरता के प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी के ये खिलाफ जाते हैं ये वाले टाइटल। तो हमने अपने संविधान में आर्टिकल 18 के तहत ये वाले टाइटल अबॉलिश कर दिए। ठीक है जी। आगे क्वेश्चन आता है कैन द टाइटल्स गिवन बाय नेशनल अवार्ड्स बी यूज्ड एज सफिक्स। देखो आपको भारत रत्न मिला किसी को, ठीक, कुछ और अवार्ड मिले ऐसे, ठीक, तो क्या वो वाले अवार्ड आप अपने नाम के साथ लगा सकते हैं? तो ये इशू चला गया कहाँ?
सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर राय दी। इन 1996 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट, 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने ये अपनी रूलिंग दी, क्या, आर्टिकल 18 ओनली प्रोहिबिट्स हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी, जो राजा महाराजाओं का एक के बाद एक हेरिडिटरी टाइटल थे, उनकी नोबिलिटी के, उनकी अपने आप को जो अमीर शाही के टाइटल थे, उन्हीं को ये क्या करता है, अबॉलिश करता है, प्रोहिबिट करता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी का मतलब ये नहीं है अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसके अच्छे काम का उसको वो है क्रेडिट ना मिले। अगर किसी ने प्राइज जीता है, किसी ने कोई अपना पद्मश्री, पद्म विभूषण है ना, ऐसा प्राइज लिया है, तो ये उसको क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है उसकी मेरिट को, उसके गुण को। ठीक है, तो मेरिट की रिकॉग्नाइजेशन बननी जरूरी है। थ्योरी ऑफ इक्वालिटी डज नॉट मैंडेट दैट मेरिट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड, ये बात होगी। तो कोर्ट ने कहा, द कोर्ट अपहेल्ड द, क्या अपहेल्ड किया उसने, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द, देखो जो नेशनल अवार्ड्स है सच एट भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, जो ऐसे हैं अवार्ड, वो क्या है, वो वैलिड है। हम किसी को कह सकते हैं भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऐसे कह सकते हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि द नेशनल अवार्ड्स, तो जो ये नेशनल अवार्ड्स हैं, शुड नॉट बी यूज्ड एज सफिक्सेस और प्रीफिक्सेस। अपने नाम के आगे या पीछे नहीं आप लगा सकते। मान लो आपने कहीं फॉर्म भरना है तो वहां पर आपका नाम, आप भी जब UPSC का फॉर्म भरते हो तो क्या वहां पर मिस्टर प्रगट सिंह लिखते हो, मिस्टर विनोद कुमार लिखते हो? नहीं, वहां पर मिस्टर मिसेज नहीं लिखा होता, सिंपल अपने नाम आप लिखते हो। मिस्टर मिसेज तो फिर भी संबोधन किया गया है, वैसे भी कोई आपका टाइटल है, जैसे ऐसे चाहे किसी ने अवार्ड भी क्यों ना जीता हुआ, तो वो अपने नाम के सफिक्स और प्रीफिक्स नहीं लगा सकते। ठीक है, आगे पीछे नहीं लगा सकते। ठीक, अदरवाइज दे शुड फॉरफिट द अवार्ड्स। तो जो हमारी सरकार है आपसे आपकी, तो अगर अपने नाम के पीछे आपने पीछे जहां आगे ये वाले अवार्ड का नाम लगा लिया तो आपके अवार्ड आपसे छीने जा सकते हैं। ठीक है, थोड़ा नेशनल अवार्ड के बारे में एक तो लाइनें पढ़ ले। ये ना 1954 में इंस्टीट्यूट किए गए थे, स्थापित किए गए थे, पर 1977 में जब मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट आई, कौन सी पार्टी थी, जनता पार्टी गवर्नमेंट, हेड कौन थे, मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई लेड द जनता पार्टी गवर्नमेंट हैड डिसकंटिन्यूड देम, तो उन्होंने इसको ऐसे अवार्ड्स को डिसकंटिन्यू कर दिया। पर उसके बाद अगेन इन 1980 क्या हुआ, द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट हैड रिवाइव्ड देम, उसको दोबारा रिवाइव कर दिया। किसने, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने, इंदिरा गांधी की सरकार ने। ठीक है जी, आगे पढ़ते हैं जी, राइट टू फ्रीडम। अब हमारे राइट टू इक्वालिटी हो गए, उसके अंतर्गत जितने राइट्स थे वो हमने पढ़ लिए, जितने अधिकार थे फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए। अब बात आती है जी राइट टू फ्रीडम, आजादी का अधिकार। तो उसमें क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स, इसके अंतर्गत 6 राइट है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 19 दिस आर्टिकल ग्रांटीज 6 राइट्स टू ऑल सिटीजन्स, सभी नागरिकों को 6 अधिकार प्रदान किए जाते हैं इसके द्वारा। राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत, राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत कितने अधिकार हैं, 6। कौन से हैं, देखो जी, इसको पढ़ लेते हैं। M लक्ष्मीकांत की बुक से सीधा सीधा लिया है मैंने। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपने विचार व्यक्त करने की आजादी, बोलने की, एक्सप्रेस करने की आजादी, इसको सबको आपने याद करना है। ठीक, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आप असेंबल कर सकते हो, ठीक, कहीं आप एक ग्रुप में इकट्ठे हो सकते हो, पर पीसफुली और विदाउट आर्म्स, बिना किसी हथियार के। ठीक है जी, राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस, अपनी एसोसिएशंस बना सकते हो, और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये बना सकते हो आप। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत की टेरिटरी में जहां जहां भारत की हदें हैं तो वहां वहां क्या है, आप मूव कर सकते हो फ्रीली। ठीक है जी, राइट टू रिजाइड एंड सेटल, ठीक, रिजाइड करना, ठहरना, और वहां पर सेटल हो जाना इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ऐसा कर सकते हो आप। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, कोई अपना प्रोफेशन, अपना धंधा आप चला सकते हो। और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस,
ठीक, कोई व्यापार बिजनेस वगैरह ये आप कर सकते हो, तो इसको आपने याद कर लेना है, इसको डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। अच्छा जी, ये बात हमने पहले भी पढ़ी है कि ओरिजिनली जब संविधान बना था देयर वर 7 राइट्स, 7 राइट थे, 7 राइट्स थे अंडर आर्टिकल 19, ठीक है जी। बट द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, तो जब संविधान की 44वीं संशोधन के द्वारा क्या हुआ 1978 में, उसने एक राइट, कौन सा, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया। राइट टू प्रॉपर्टी में क्या होता है, राइट टू अक्वायर प्रॉपर्टी, खरीदना, उसको होल्ड रखना और बाद में उसको डिस्पोज करना, ये तीनों आते हैं प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी में मतलब राइट टू अक्वायर प्रॉपर्टी, खरीदनी, उसको होल्ड करना, अपने नाम पर रखना और डिस्पोज करना, ये तीनों आते हैं। सिंपली राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, डिलीट कर दिया गया, किसके द्वारा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इन 1978 में, ठीक है जी। तो अब हमारे पास कितने राइट हैं अंडर आर्टिकल 19? 6। ओके, पहला पढ़ते हैं जी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये क्या कहता है आर्टिकल 19(1) क्या है जी, कहता है एवरी सिटीजन हैज द राइट टू फ्रीली एक्सप्रेस हिज व्यूज, जो उसके विचार हैं, ओपिनियन है, बिलीफ है, कन्विक्शंस है, मतलब कि सिंपल हम भाषा में कह लो, जो उनके विचार हैं, जो उनकी मान्यताएं हैं, उसको वो क्या है, फ्रीली एक्सप्रेस कर सकता है, उसको व्यक्त कर सकता है फ्रीली, बिना किसी रोक टोक के। हालांकि इसके ऊपर रोक टोक है, वो हम पढ़ेंगे आगे। ये विचार कैसे व्यक्त किए जा सकते हैं, बोलकर, वर्ड ऑफ माउथ, लिखकर, राइटिंग, ठीक, प्रिंटिंग, पिक्चर बनाकर, और इन एनी अदर मैनर। ऐसा नहीं है कि अपने विचार सिर्फ बोलकर ही व्यक्त करने हैं, बोलने के साथ साथ लिखकर, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग मतलब फोटो बनाकर, और किसी भी मैनर में हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, चाहे इशारे से भी, ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट, अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आल्सो इंक्लूड्स, द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में ये चीजें भी हैं, आर्टिकल 19 के अंदर ये चीजें भी हैं। तो ये वाली जो चीजें हैं ना, जो सुप्रीम कोर्ट ने कही हैं, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे आर्टिकल 21 की व्याख्या की है सुप्रीम कोर्ट ने, उसी प्रकार एक आपको राइट दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा ये कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, तो आपने कुछ कुछ मेन याद रखनी है चीजें। क्या है जी, राइट टू प्रोपेगेट वंस व्यूज एज वेल एज व्यूज ऑफ अदर्स, ये भी एक बात है, जरूरी नहीं कि मैं अपने व्यू, अपने विचार व्यक्त करूं, मैं दूसरे के विचार भी व्यक्त कर सकता हूं, कोई बंदा दूसरे के विचार भी व्यक्त कर सकता है, ठीक है जी। फ्रीडम ऑफ प्रेस, प्रेस क्या है, प्रेस भी तो विचार व्यक्त करने का एक तरीका है, तो फ्रीडम ऑफ प्रेस किसके अंदर आया, आर्टिकल 19 के अंदर आया। वेरी गुड, ठीक है जी, इसको याद कर लेना, समझ लेना। फ्रीडम ऑफ कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट, तो एडवर्टाइजमेंट करनी, व्यापार के लिए एडवर्टाइजमेंट करनी, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है, ये भी इसी के तहत आया। राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्जेशन, ये इंपॉर्टेंट है। एक तो है व्यक्त करने का अधिकार, दूसरा व्यक्त करते समय मेरी कोई फोन कॉल टैप नहीं कर सकता, ये भी अधिकार है। देखो, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, मैं किसी से बात कर रहा हूं तो मैं अपने विचार फ्रीली एक्सप्रेस कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि कोई तीसरा बंदा भी मुझे वॉच कर रहा है, मेरा फोन मेरी कन्वर्सेशन टैप कर रहा है, रिकॉर्ड कर रहा है, तो ये भी सही नहीं है। तो ये इसके खिलाफ भी हमारे पास राइट है, राइट अगेंस्ट टैपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये बात होगी। राइट टू टेलीकास्ट, दैट इज गवर्नमेंट हैज नो मोनोपोली ऑन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो जो मीडिया में चीजें आती हैं, ये जरूरी नहीं है कि सरकार की इसके ऊपर मोनोपोली है, दूसरे प्राइवेट बंदे भी है ना अपना कोई प्रोग्राम टेलीकास्ट कर सकते हैं, तो वो भी तो विचार व्यक्त करने का ही तरीका हुआ ना। अच्छा जी, राइट अगेंस्ट बंद कॉल्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी संस्था ने, ऑर्गेनाइजेशन ने बंद की कॉल की है, भी हाँ भी कल बंद रहेगा, तो उसके खिलाफ भी मैं बोल सकता हूं, ठीक, भी मैं आपके इस बंद वाली कॉल से सहमत नहीं हूं, ठीक है जी। राइट अगेंस्ट बंद, क्योंकि ये भी मेरा विचार व्यक्त करना है, ठीक है जी। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, गवर्नमेंट एक्टिविटीज में क्या चल रहा है, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये राइट टू इंफॉर्मेशन हो गया ना। राइट टू नो अबाउट गवर्नमेंट एक्टिविटीज, गवर्नमेंट एक्टिविटी में क्या चल रहा है, तो हमको विचार व्यक्त करने के साथ साथ नॉलेज लेना, किसके बारे में, सरकार की एक्टिविटी के बारे में, उसके बारे में जानना, तो ये भी आर्टिकल
19 के अंदर आता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रीडम ऑफ साइलेंस, ये भी इंटरेस्टिंग है। बोल साइलेंस भी क्या है, साइलेंस भी अपने एक हिसाब से विचार व्यक्त करने का है कि मैंने नहीं बताना भाई, ये मेरी इच्छा है, मैं किसी टॉपिक पर अपने विचार नहीं बताना चाहता तो मैं साइलेंस रहना चाहता हूं, तो ये भी राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू ये आपका स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आएगा। ठीक है जी। राइट अगेंस्ट इम्पोजिशन ऑफ प्री सेंसरशिप ऑन ए न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो आप किसी न्यूज़पेपर में अगर पहले से ही सेंसरशिप लगा दो, प्री सेंसरशिप, ठीक, मान लो कि उसने अभी कुछ किया नहीं है, पहले ही आप उसको कहो कि हाँ तुम्हारे ऊपर सेंसर लग गया, तुम नहीं छाप सकते अखबार, तो वो कह सकता है नहीं, आप मेरे विचार व्यक्त करने की आजादी पर क्या है, पाबंदी लगा रहे हो। तो ये भी अंडर आर्टिकल 19 में आता है। राइट टू डेमोन्स्ट्रेशन और पिकेटिंग, डेमोन्स्ट्रेशन होता है मुजाहरा करना और पिकेटिंग का मतलब धरना देना, ये भी है। बट नॉट राइट टू स्ट्राइक, पर राइट टू स्ट्राइक नहीं आता आर्टिकल 19 में। ये बात देखो, डेमोन्स्ट्रेशन, पिकेटिंग, ये भी एक प्रकार के व्यू एक्सप्रेस करने के तरीके हैं। आप किसी बात से सहमत नहीं हो, पर राइट टू स्ट्राइक ये है ना, जो राइट टू स्ट्राइक, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, याद रखना है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है जी। आगे है जी, जो स्टेट है ना, सरकार, वो चाहे तो इन सब के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, इनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, ये इंपॉर्टेंट बात है। बेसिस क्या है, देखो रिस्ट्रिक्शंस लगाने का बेसिस क्या है, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा हो, तो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को खतरा हो, पब्लिक ऑर्डर हो को खतरा हो, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट अगर क्वेश्चन में है, इनको खतरा हो, डिसेंसी और मॉरलिटी के ग्राउंड पर अगर को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, मतलब कोर्ट की नाफरमानी की है किसी ने, ठीक, तो अगर कोर्ट ने ऑर्डर दिया है तो उस हिसाब से आप रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हो। किसी की डिफेमेशन, डिफेमेशन का समझते हो कि किसी के फेम को डी कर देना, मीन किसी की छवि को क्या खराब कर देना। एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस, ऑफेंस कोई भी ऑफेंस मतलब गुनाह के लिए आप किसी को इंसाइट करो, उकसाओ, इन ग्राउंड पर क्या है, इन ग्राउंड पर आर्टिकल 19 के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती हैं। जैसे मैं कहूं कि मुझे बोलने की आजादी है, पर मैं बोलने की आजादी के चक्कर में क्या करूं, बोल कर ऐसी बातें कहूं जिससे कि समाज में क्या है, गड़बड़ी के माहौल पैदा हो। ठीक, इसका मतलब जहां मैं किसी एक ग्रुप को इंसाइट कर रहा हूं ऑफेंस के लिए, ठीक, जैसे मान लो कि मैं किसी एक खास धर्म के बारे में ऐसा बोलने लगूं कि उनकी हिस्ट्री ये है, उन्होंने हमारे ऊपर ऐसे अत्याचार किए, ऐसे ऐसे, तो अगर मैं भड़काऊ बातें करूंगा तो वो मेरी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन का क्या है, दुरुपयोग हुआ, तो सरकार उसके खिलाफ एक्शन ले सकती है। ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर सरकार रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ठीक है ना। जब हम कभी भी टीवी डिबेट सुनते हैं तो अक्सर कहा जाता है कि ये मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है ना, किसी ने कह दिया कुछ, हाँ जी मैं तो बोल सकता हूँ, वो पहली लाइन पढ़ते हैं, अधिकार की पहली लाइन पढ़ते हैं, पर अधिकार के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। वो क्या है, रिस्ट्रिक्शंस इन ग्राउंड पर। ठीक है, इसको आपने 3-4 बार पढ़ लेना है, समझ लेना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी ये चीजें आ जाती हैं, क्या राइट टू जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, क्या उसके ऊपर पब्लिक ऑर्डर के बेस पर रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है। यस, डिसेंसी के ऊपर, मोरालिटी के ऊपर, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ऐसे ऐसे आपको ऑप्शन दिए होंगे, तो अगर आपने पढ़ा है ढंग से तो आप आंसर कर लोगे। ठीक है जी। और फ्रीडम ऑफ असेंबली हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया जी, नमस्कार।